कल मैं अपनी बहुत अच्छी दोस्त के साथ मौजूद थी और उन्होंने कहा, हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था एब्डोमिनल फ्लू, लेकिन एक और सिम्टम जो बच्चों में और बड़ों में देखने में आ रहा है कि बुखार आपको चढ़ता है, कोई और सिम्टम नहीं है, कोई डायरिया नहीं है, कोई नज़ला ज़ुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, लेकिन बुखार बार बार चल रहा है और सर्दी से चल रहा है। जब भी आपको सर्दी से बुखार चलता है, पहला जहन इंसान का यही जाता है कि या तो मलेरिया या डेंगू ना हो। और आज पूरी दुनिया में मलेरिया का आगही का दिन भी है। यकीनन ख़ास तौर पे कुछ ऐसे इलाके, अगर हम फ़ार ईस्ट की बात करें, वहाँ पे मच्छर नहीं हाथी मच्छर होते हैं और कभी ना कभी आपको ज़िंदगी में डेंगू और मलेरिया का सामना करना ही पड़ता है। एक और चीज़ मैंने अभी हाल ही में, आपको याद है, मैं लाहौर गई और वही ग्रुप फिर ट्रैवल करके मेरे साथ कराची में आया, तो उनका कहना है जी कराची में बहुत ज़्यादा मच्छर है, यानी यहाँ पे खड़े होना मुश्किल हो जाता है। पहले हम ये बातें पंजाब के बारे में सुनते थे जब डेंगू सीज़न आता था, लेकिन यकीनन कराची शहर में भी इस वक्त इसके बारे में बहुत मुश्किल आते हैं। दूसरे शहर वाले जो हमें देख रहे हैं वो भी बताइए, लेकिन मलेरिया से बचाव के लिए आप किन तदाबीर को अपना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कब ये ख़दशा है कि आपका बुखार कोई मामूली बुखार नहीं बल्कि मलेरिया है, और क्या मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि मुझे तो लगता था कि मलेरिया गए दिनों की बातें हो गई और एडवांस फॉर्म आ गई थी उसकी, तो हम ज़्यादा डेंगू का जिक्र सुनते थे, लेकिन क्या अभी भी मलेरिया बहुत रैम्पेंट है? बहुत ज़्यादा, बिकॉज देखो बात वही होती है कि डायग्नोसिस, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों की जैसे हर्ड इम्यूनिटी होती है ना, एक वो बेस लाइन बनी हुई होती है, तो बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक भी चल रहे होते हैं, बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला सीन नहीं है, बट है अभी भी प्रेवलेंट है, हमारे पास आते हैं केसेस। और इसमें जो जैसे आपने कहा फीवर विद चिल्स होता है, एक जो साइन होता है मलेरिया का एपिसोडिक होता है, वो पहले आपका बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा, फीवर बेस लाइन टच करेगा, देन यू गेट अनदर एपिसोड ऑफ फीवर। ये सिक्लिकल सा चल रहा होता है कि बुखार चढ़ता उतरता रहेगा। कई दफ़ा आपको महसूस होगा कि हाँ जी एक दिन के लिए बुखार हुआ था, मैंने दवा खाई, मैं सही हो गया, तो फिर इसका इलाज कैसे करना चाहिए? देखो एक तो डायग्नोसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वही बात है कि अगर आपको लगता है कि सेकेंड दोबारा फीवर हुआ है, यू वर टेकिंग द एंटीपायरेटिक्स जो आप फीवर के लिए लेते हो और नहीं सही हुआ, तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे, वो आपको टेस्ट लिख के देते हैं। सिंपल टेस्ट होते हैं ब्लड स्मेयर्स के जो हम लोग कराते हैं, वो टेस्ट में डायग्नोज हो जाता है। बेस्ट टाइम होता है कि जिस वक्त फीवर की स्पाइक हो उस वक्त ब्लड ड्रॉ किया जाए, तो उस वक्त हाई चांसेस होते हैं कि आपके बिल्कुल प्रॉपर डायग्नोसिस हो। अच्छा, जैसे मैं अपनी दोस्त का जिक्र कर रही थी उनके बेटे का, तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली टेस्ट क्लियर आए हैं और एपिसोड्स उसी तरह फीवर्स के चल रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप ब्लड टेस्ट कराएं और उसमें मिस हो जाए? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि जब मैंने ये कहा ना कि जब बेस्ट टाइम होता है जब फीवर की स्पाइक हो, जिस वक्त फीवर हाई ग्रेड हो रहा होता है, उस वक्त आप जब चेक करते हैं ना, वो आपके डायग्नोसिस प्रॉपर आते हैं। क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट है बेसिकली वो ब्लड में रिलीज होगा तो डायग्नोज होगा। तो अगर जब फीवर जिस वक्त नहीं है तो उस वक्त आपके चांसेस है कि वो आप पैरासाइट के नंबर कम हुए हैं तो वो पिक करने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा अरीज, अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, यानी बुखार हो रहा है, चढ़ रहा है, लेकिन आप उसको बस मैनेज कर रहे हैं या बेसिक पैनाडोल्स दे रहे हैं, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, या मलेरिया क्या बिगड़ कर जानलेवा हो सकता है? इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बड़ी सिवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं। वही बात है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि ये आपके ऑर्गन्स में जाके और आपके रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो एक लिवर को भी इफेक्ट करता है, किडनी को भी करता है, स्प्लीन को भी करता है। और स्प्लीन वाला जो होता है दैट इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग के कॉम्प्लिकेशन के, अगर कोई बर्स्ट हो जाए, स्प्लीन रप्चर हो जाए, तो वो फिर कॉम्प्लिकेशन ऐसी नहीं है कि आप कहें कि मैंने दवाई खा रही थी वो ठीक हो गया था। अच्छा मलेरिया का जैसे मैंने कहा हमारे यहाँ, क्योंकि एक चीज़ होती है ना जो लो लेवल पे हर वक्त प्रेजेंट होती है, तो आपकी हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है, आप नेचुरली जो है थोड़ा बहुत आपकी एक पार्शियल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। और उसमें यही होता है कि हम लोग मिस डायग्नोसिस, फीवर का साइकिल है, पैरासाइट अगर बहुत लो लेवल में थे, ब्लड स्ट्रीम में उस तरीके से नहीं थे, आपने फीवर कंट्रोल किया, हाइड्रेशन अच्छी रखी, आप रिकवर कर गए। लेकिन जिनकी लो इम्यूनिटी है, स्पेशली बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, या कोई उनकी पहले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन चल रही है, प्रेग्नेंट फीमेल जैसे होती हैं, उनको ये रिस्क नहीं दे सकते कि आपने सिर्फ जो है मेडिसिन खाई पैरासीटामोल टाइप की और ठीक हो गए। अच्छा, पहले हम समझते थे कि जंगल और जो आप कहते हैं ना कि ट्रॉपिकल वेदर जहाँ पे ज़्यादा होता है, मिसाल के तौर पे अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, फ़ार ईस्ट में, जहाँ पे आपको घने जंगलात मिले, जहाँ पे आपको बारिश और ह्यूमिडिटी मिले, वहाँ पे इस तरह के मच्छर की अफजाइश ज़्यादा होती है। मुझे ये बताओ अरीज कि हाउ डिड इट स्प्रेड टू सिटीज़? यानी हमारे यहाँ तो सब्ज़ा है ही नहीं ना, और वेदर भी ऐसा है कि अगर पहले स्पेल्स में देखा जाए कराची में बारिश भी नहीं होती थी बहुत ज़्यादा, तो क्या ये अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से मलेरिया यहाँ पे फैल रहा है? देखो एक तो अनहाइजीनिक और फिर कैरियर होता है, जैसे किसी को एसिम्टोमेटिक हुआ या बहुत माइल्ड से सिम्टम हुआ और वो ट्रैवल कर रहा है, और क्योंकि इसकी ड्यूरेशन भी ऐसी होती है कि जब
मच्छर ने काटा है तो उसके उसी वक्त नहीं हो जाएगा, इट टेक्स अबाउट 8 to 14 डेज़। तो आप कहीं काटा किसी ने को और वो आ गया, तो जब उसको डेवलप होगा तो फिर मॉस्किटो बाइट करेगा, वो कैरियर बन जाएगा। अब जहाँ पे भी पानी होगा ना वहाँ पे मच्छर ग्रो करेंगे, ठीक है। एक आपके हम लोगों के तो वैसे ही आप देख लें हर जगह तो कहीं ना कचरे के साथ ओपन ड्रेन्स हैं, सीवेज बिल्कुल नहीं है, तो मच्छर वहाँ पे आएंगे, मच्छर आएंगे और फिर स्प्रेड करेगा डिजीज़। कैरियर आपको एक चाहिए होता है, कैरियर कहीं से आ गया तो वो पूरे सिटी में। डेंगू का भी ऐसे ही था। बच्चों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर देंगी, ख़ासतौर पे जब हम डेंगू की बात करते हैं तो एक तो डेंगू और मलेरिया के मच्छर का फ़र्क सबको पता है कि साफ़ पानी और गंदे पानी का मच्छर, तो आप कोशिश करें कि साफ़ पानी भी कहीं पे जमा या खड़ा ना रहे। अगर क्यारियाँ हैं, कुनालियाँ हैं, अगर आपने जैसे पुराने टायर होते हैं लोग कहते हैं उसमें भी पानी भरा हुआ ना हो। इसके अलावा जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 वक्त जिसमें हम यूजुअली लोगों को देखते हैं चहलकदमी करते हुए या बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, मगरिब से पहले का वक्त और सन राइज़ का वक्त, यानी जो आप फजर के बाद का वक्त होता है। मगरिब और फजर के वक्त माशाल्लाह से ये मच्छर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जो मलेरिया का मच्छर है वो हम देखते हैं कि रात भर एक्टिव रहता है। और हमारे यहाँ जैसे आजकल दिन की गर्मी से बचने के लिए रीच ज़्यादातर दावतें तकरीबात रात के वक्त हो रही हैं, ओपन एयर हो रही हैं, क्या कहेंगी? देखिए, एक तो आपने से कहा ना कि साफ़, उसमें हम लोग पानी बर्ड्स के लिए भी रखते हैं, उसमें भी करना चाहिए। दूसरा वही बात है, और मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो आते हैं आप वो लगाएं, स्प्रेस करें, मैट्स रखें, क्लीन रखें, कवर्ड चीज़ें कवर अपना पूरा प्रॉपर्ली रखें और अपनी डाइट इम्यूनिटी अच्छी रखें कि इन केस कोई कैच कर लेता है या किसी को हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो कि रिकवरी अच्छी हो जाए। अच्छा हरीश, यक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी लोगों ने कहा एक प्रॉब्लम नहीं कई प्रॉब्लम्स हैं। आप ये देखें कि पोस्ट कोविड कई बच्चों को और बुज़ुर्गों को ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं। अब मसला ये है कि जो पेस्टिसाइड्स हम घर में स्प्रे करते हैं कई लोगों को उसके बाद सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो कोई और नेचुरल आप रिपेलेंट इस तरह का या पेस्टिसाइड बताना चाहें जिससे हमारे घरों में मच्छर ना हो? देखो, वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप एलोवेरा की जेल्स वगैरह लगा सकते हैं, आप कोई ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें लेवेंडर का है, पेपरमिंट का जो एसेंशियल ऑयल होता है ना वो मच्छर, कॉकरोच, सब चीज़ों को करता है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है, अक्सर आप घरों में देखें या रेस्टोरेंट्स में भी देखें, वो या तो कॉफ़ी को बर्न करते हैं, उसकी मेरे ख्याल में जो धुनी होती है, जो धुआं होता है उससे भी मच्छर भाग जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बेयर कर सकते हैं तो वो जो जलेबी या कॉयल जिसको कहा जाता है वो जलाया जाता है। एक और देसी टोटका मैंने अक्सर देखा है कि लीमू को आधा काट कर उसके ऊपर लौंग लगाई भी होती है। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग स्मेल्स जो होती है ना वो एज अ रिपेलेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स में जैसे पेपरमिंट मैंने कहा या क्लोव है, वो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती हैं, तो आप ये यूज़ करेंगे तो वो नहीं आएंगे। सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल आपके लिए आया है, अगर मलेरिया डायग्नोस हो जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दवाइयों के इस्तेमाल से, निगहदाश्त से वो सही हो जाए, अपनी इम्यूनिटी को दोबारा बूस्ट करने के लिए, बिकॉज आफ्टर मलेरिया 2 पीपल आर सेइंग कि बहुत ज़्यादा फटीग और वीकनेस होती है, क्या खाया पिया जाए? देखो, विटामिन सी की जितनी सोर्सेज हैं जिसमें से फ्रूट्स आ जाएंगे सारे आपके, स्ट्रॉबेरीज आ गई, बेरीज जितनी भी हैं, उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स आप लेंगे, ब्रॉथ पी सकते हैं। ब्रॉथ इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स कि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, आपको जो है एनर्जी की भी सोर्स बन जाता है, वो आप यूज़ करें। और अपने अगर लगता है कि फिर भी है तो सप्लीमेंट्स ऐड कर लें कोई, और सप्लीमेंट्स में जिंक एंड विटामिन सी आर वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि आपके टी सेल्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनको। अच्छा, ये किसी भी किस्म की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, किसी सफ़र पर जाने वाले हैं, कोई आपकी फ़िज़िकल एक्सर्शन होने वाली है, उन सब के लिए काम करता है। ओवरऑल भी अपनी इम्यूनिटी को खातिर में लेके आएँ, ख़ास तौर पे कि अगर आप दिन भर में अपनी मज़े के लिए, हम कहते हैं ना पिज़्ज़ा खा लिया, किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, दिल चाह रहा है, कई ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को स्ट्रेंथन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया रीच, हमेशा की तरह हेल्पफुल टिप्स।